नमस्कार, संदीप बिश्नोई नाम है मेरा और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप में से बहुत से लोग मुझे एक टीचर के रूप में जानते हैं। आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक बेसिकली शुरुआत है, एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे के ऊपर मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूँगा। मैं काफ़ी सारी आपसे अपेक्षाएँ करूँगा। तो मेरा आपसे पर्सनली निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और बातों की गहराई को, चीज़ों की गहराई को समझने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हिस्सा बनेंगे सबसे बड़े परिवर्तन का, और जो आज के समय की, आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है, रिफॉर्म्स की, सुधार की। जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स, जो सरकारी भर्तियां, जिसके लिए स्टूडेंट्स जो है वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होता, हर एग्ज़ाम के लिए आपको 2 से 3 साल का इंतज़ार करना पड़ता है, किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं, पेपर लीक, हर दूसरे एग्ज़ाम के अंदर पेपर लीक होता है। तो इन सारी समस्याओं के ऊपर इनका हल क्या है, इनका सॉल्यूशन क्या है और कौन करेगा सॉल्यूशन? इंडिया के अंदर एनुअली 5 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत कम संख्या बता रहा हूँ मैं आपको। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और आप यकीन नहीं करोगे, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, हर दूसरे एग्जाम के अंदर पेपर लीक होता है। पेपर पहले ही बाहर आ जाता है कुछ लोगों के पास, और जो सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, उसके अंदर आप मान के चलिए 50% से ज़्यादा उन वैकेंसी जिनके अंदर पेपर लीक हुआ है, ऐसे कैंडिडेट सक्सेसफुल होते हैं जिनका पढ़ाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और दुख की बात उससे ज़्यादा ये है कि जब कैंडिडेट किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, बड़ी मुश्किल से 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर प्रक्रिया उसकी ख़त्म होके रिज़ल्ट आता है, और तब पता चलता है कि आधी सीटें तो जो है वो पहले ही चली गई, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर 60%, 70% मैक्सिमम है जो कट ऑफ जा सकती है। लेकिन वर्तमान के अंदर आप देखोगे बहुत से एग्ज़ामों के अंदर 90% तक कट ऑफ जा रही है। क्या ये लॉजिकल है कि कोई एग्जाम के अंदर बैठ के 100 में से 90-95 क्वेश्चन सही कर दे और एकाध नहीं, सारे के सारे लोग जो है वो सही कर रहे हैं? इम्पॉसिबल है। एग्जाम की परिस्थिति के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना संभव ही नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल मुद्दा है। अब इस मुद्दे के ऊपर, इस इश्यू के ऊपर जब जिसको परेशानी होती है वो आवाज उठाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एग्जाम में बैठा और उसके अंदर पेपर लीक हुआ, एग्जाम में डिले हुआ, रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है टाइम पे, तो आवाज उठाते हैं हम थोड़ी बहुत। मैं मेरे एग्जाम की उठाऊंगा, आप अपने एग्जाम की उठाओगे। अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, सिस्टम वही चल रहा है। एग्जाम के रिजल्ट डिले होते हैं, एग्जाम डिले होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा मंगवाए जाते हैं। कोई टाइम लिमिट कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, कहीं कोई रूल है ही नहीं। मतलब सब कुछ जो है वो मन मर्जी से चल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस चीज का इलाज क्या है, कैसे इस सिस्टम को ठीक किया जाए? अपने आप तो होगा नहीं, 75 साल हो चुके हैं आजाद हुए। हमें ही चेंज लाना पड़ेगा, हमें ही अपनी आवाज को रखना पड़ेगा, अपने मुद्दे को रखना पड़ेगा कि इन चीजों के अंदर आज के टाइम की जरूरत है। 5 करोड़ युवा जो है जिसमें इन्वॉल्व हो, देश का जो भविष्य है युवा, आप और हम लोग किसी की मन मर्जी के ऊपर बैठे हैं, किसी की नकारा की वजह से, ना काम करने की वजह से हम इंतजार करते रह जाते हैं। हमारी एज निकल जाती है, जहां एवरेज 20-25 की एज में लोग सेटल हो जाते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला 30 साल, 35 साल तक जो है वो मेहनत करता रहता है, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी ही गिनती की मिलती है। एक एग्जाम हुआ,
फिर 3-4 साल बाद दूसरा एग्जाम होगा, तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा, कोर्ट के अंदर तो चला जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बड़े जो आने वाले सुधार है उनकी नींव रखने का प्रयास करूंगा। हमें हमारे समय की अभी की मांग है कि एक कानून होना चाहिए, एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो हर स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट के अंदर लागू किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लागू करे, और जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का पूरा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके फाइनल रिजल्ट, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड मैनर के अंदर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खत्म की जाए। जो पेपर लीक जैसी समस्या है, चोरों के पीछे भागने की बजाय इस समस्या को कैसे खत्म किया जाए, इस पे कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। तो ये एक प्रयास है कि आपके सामने एक अल्टरनेटिव, एक सॉल्यूशन, एक लॉ के रूप में एक ड्राफ्ट मैं आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, और हम सब जो है प्रयास करेंगे इस अपनी आवाज को बुलंद करके, साथ ही स्टूडेंट्स के माध्यम से, जितने भी बड़े टीचर्स है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, आप सब उन टीचर्स तक आवाज पहुंचाओगे, और जो भी स्टूडेंट की भलाई का सोचता है वो इस चीज को आगे लेके जाएंगे, वो सब इस मुद्दे के ऊपर जब बात करेंगे तब ये एक परफेक्ट लॉ के रूप में बनेगा और गवर्नमेंट को उसे लागू करना पड़ेगा। कुछ भी असंभव नहीं है। आजादी के लिए भी पहला किसी ने कदम रखा होगा, पहले कुछ सोच रखी होगी कि हम अंग्रेजों से आजाद हो सकते हैं। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी, तब हुआ था। हमें गोली नहीं खानी, हमें आंदोलन नहीं करना है, बट एक हमें अल्टरनेटिव रखना है, एक पक्ष रखना है कि क्यों ना सुधार हो, इसमें दिक्कत क्या है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आता हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ बताता हूं प्रॉब्लम क्या है हमारी, फिर मैं आपको बताता हूं वो ड्राफ्ट लॉ, वो सारे नियम जो एक कानून की शक्ल में होने चाहिए आज के समय में, ताकि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो जितनी भी इसके अंदर खामियां हैं, वो हर खामी को दूर किया जा सके। चाहे रिक्रूटमेंट की डिले हो, चाहे पेपर लीक हो, हर तरह की ट्रांसपेरेंसी की कमी हो, इंटरव्यूज के अंदर जो गड़बड़ियां होती है वो हो, सबका सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, तो आप जुड़े रहिएगा। पहले आते हैं मुद्दे के ऊपर। आप देखिए, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए कुछ आपके सामने न्यूज की कटिंग्स आपको दिखा रहा हूं कि किस लेवल पे पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 12 साल में 17 बड़ी भर्तियां जिनके परीक्षा पेपर लीक हुए, 1.5 करोड़ लोग जिन्होंने अप्लाई किया इन एग्जाम्स के अंदर, उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी। उनका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया बेसिकली। उन्होंने 1 साल 2 साल उन एग्जाम्स की तैयारी की होगी, कोचिंग में पैसा खर्च किया होगा। गांव से जब कोई बच्चा निकलता है तो वो 500 रुपये पड़ोसी से उधार लेके एग्जाम देने के लिए निकलता है। ये वास्तु स्थिति है, पैसे नहीं है। और उसके बाद पता चलता है एग्जाम जो है वो पहले से पेपर जो है वो लीक हो चुका है। ये सारे एग्जाम्स के नाम है जो पेपर लीक हुए। ये सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप दूसरे एग्जाम्पल देख सकते हो हर स्टेट का, उत्तराखंड का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, यूपी का देख लीजिए। आप किसी भी स्टेट जो है इससे पीछे नहीं है। हर जगह एक ही दिक्कत है, क्या? समय पे एग्जाम होता नहीं, और होता है तो उसके अंदर पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है। तो आज के समय में हमें जरूरत है किसकी? सुधारों की, रिफॉर्म्स की। इनके अंदर क्या होने चाहिए? रिफॉर्म्स होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जितने भी है उनके अंदर कंप्लीटली जो है ट्रेमेंडस चेंज होना चाहिए। जो वर्तमान नजरिया है वो बदलना चाहिए। पूरी तरह से पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और एग्जामिनेशन जो है वो क्या होने चाहिए? फेयर होने चाहिए। टाइमली एग्जाम हो, टाइमली रिजल्ट जारी किए जाए। एक भर्ती प्रक्रिया मैक्सिमम 12 महीने से अंदर खत्म होनी चाहिए, प्लस उसकी टाइमलाइन डिफाइन होनी चाहिए कि आज रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ, 30 दिन में उसके फॉर्म भरे जाएंगे, अगले 4 महीने मैक्सिमम टाइम के अंदर आपको एग्जाम करवाना है, 30 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करना है, 30 दिन में ज्वाइनिंग ऑर्डर। हर चीज का क्यों ना कानून के अंदर लिखा हो कि ये टाइम लिमिट रहेगी, कोई भी इस टाइम लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा। अगर करेगा तो एप्लीकेंट को फीस रिफंड की जाएगी सारी की सारी।
और वो भर्ती तुरंत कैंसिल होनी चाहिए अगर उसमें 30 दिन से अधिक का डिले होता है तो, और अगले 7 दिनों के अंदर नया नोटिफिकेशन जो है निकलना चाहिए। ना तो कोर्ट्स में जाएगी, क्यों ना एक अपीलेट अथॉरिटी हो जहां आप अपनी शिकायतों को, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट बहुत सारी शिकायतें होती है, मतलब बहुत सारी समस्या होती है जो कोर्ट के अंदर जाती है और भर्ती को अटका देती है। क्यों ना एक ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी हो जहां आप अपना मुद्दा रखो, बकायदा हियरिंग हो वहां पे, हियरिंग के बाद एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसके ऊपर फैसला सुनाए और दोनों पार्टीज को मंजूर होगा। तो भर्ती प्रक्रिया के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, आपने टाइमली कैंडिडेट की जो भी ग्रीवेंसेस थी उनको सॉल्व कर दी। किसी तरह की चीटिंग, पेपर लीक, इंटरव्यू सबसे बड़े जरिए हैं गड़बड़ियों के। और जितनी भी पीएससी है इनके अंदर अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। आप खुद जानते हो कितने रेस्पॉन्सिबल है, कितने अकाउंटेबल है। तो इनके अंदर अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आनी है, तो ये लॉ की आज के समय की जरूरत है। मैं लाता हूं आपको इसके ऊपर। सॉरी, एक बिल, एक कानून हो, क्या? ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स, गवर्नमेंट के जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं उनके अंदर क्या हो? ट्रांसपेरेंसी हो। ये एक कानून के रूप में हमारे सामने होना चाहिए। जब ये कानून के रूप में होगा तब चीजें सब क्या होगी? मैंडेटरी होगी, फॉलो करना, उनको मानना जरूरी होगा हर रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा समझिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत, मैं कह रहा हूं, पहले ही मैंने आपको बोला, चीजों को आप गंभीरता से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा और ये इमेजिन कीजिएगा अगर ये चीज होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और हम लोग करेंगे इस चीज को, ये शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहली चीज, हर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, चाहे कोई निगम है, चाहे कोई बोर्ड है, चाहे कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ये दिखाए कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग कैडर्स के अंदर जो अलग अलग कैडर है, इंजीनियरिंग का कैडर है, अकाउंटिंग का कैडर है, बाबुओं का कैडर है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है, हर कैडर के अंदर टोटल कितनी स्ट्रेंथ सैंक्शनड है, कि भाई इसके अंदर 100 पद जो है टोटल सैंक्शनड है, उसमें वर्तमान में कितने वैकेंट है, कि 100 में से 30 जो है वो खाली है, और उन 30 के लिए गवर्नमेंट क्या आने वाले 1 साल में रिक्रूटमेंट रखने करने की, भर्ती करने की इच्छा रखती है। ये जानकारी हर डिपार्टमेंट जो है 1 अप्रैल के दिन, 1 अप्रैल के दिन अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करे। दूसरी बात, एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए इस कानून के जरिए, जिस पोर्टल के ऊपर, जिस वेबसाइट के ऊपर उस स्टेट की सभी डिपार्टमेंट्स की कंसोलिडेटेड इकट्ठी डिटेल, कि भाई इस विभाग के अंदर इस कैडर में इतनी इतनी पोस्ट है, इतनी इतनी खाली है, और इनके अगेंस्ट ये रिक्रूटमेंट जो है, भर्ती जो है इस साल होगी। ठीक है, तो ऐसा कंसोलिडेटेड डिटेल्स जो है, सारी वेकेंट पोस्ट और उनके अगेंस्ट कितनी भर्ती होगी, तो एक कैंडिडेट जो है वो प्लान कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर किसी पर्टिकुलर विभाग के अंदर नौकरी देखनी है तो मैं क्या करूंगा, उस वेबसाइट के ऊपर जाके राज्य सरकार के सभी विभागों की टोटल कितनी कितनी पोस्ट सैंक्शनड है, किसमें कितनी कितनी खाली है, प्लस उसमें आगे दिखेगा क्या, कि इसके अंदर आने वाले 1 साल में क्या सरकार भर्ती लाना चाहती है या नहीं चाहती। प्लस ये भी मैंडेटरी हो लॉ के अंदर कि अगर किसी के अंदर 20% से ज्यादा पोस्ट खाली हो, मान लो 100 टोटल पोस्ट है, 20% यानी 20 से ज्यादा खाली पोस्ट है, तो आपको रिक्रूटमेंट करना कंपलसरी है। ये भी नियम में होना चाहिए, ये भी लॉ में होना चाहिए। कोई छुपी हुई जानकारी तो है नहीं, ये तो पब्लिक के लिए ओपन इंफॉर्मेशन है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो क्यों ना इनको डिस्क्लोज किया जाए, छुपाने की क्या बात है। आप मानोगे नहीं, कैंडिडेट्स सालों साल इंतजार करते हैं रूमर्स के अंदर
कि भर्ती आ रही है, वैकेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। इंतजार करते करते 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, फिर पता चला वैकेंसी नहीं आ रही। कोचिंग की फीस उन्होंने भर दी, घर से बाहर चले गए, पैसा खर्च कर दिया, नतीजा जीरो निकला पीछे। तो ये इस लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि सारी जो है वो फुल ट्रांसपेरेंसी हो, हर डिपार्टमेंट अपनी डिटेल शेयर करे और एक अलग वेबसाइट के ऊपर खास जो दिखाई जाए। फिर इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, भर्ती कैसे होती है कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई जलदाय विभाग है, वाटर डिपार्टमेंट है, उसको इंजीनियर भर्ती करने हैं 100, खाली पद है 100। तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रपोजल भेजती है कि भाई हम इन 100 पोस्ट पे भर्ती करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी एग्जामिन कर करा के उसके ऊपर क्या देता है, अप्रूवल देता है। फिर अप्रूवल होने के बाद वो डिमांड भेजी जाती है किसके पास, रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, एचपीएससी, उनके पास वो जाती है डिमांड। फिर वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, एग्जाम करते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट के नाम जो है वापस उस वाटर डिपार्टमेंट को, उस जलदाय विभाग को भेजे जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब बहुत सारी भर्तियां किस स्टेज पे अटक जाती है, मैं बताऊं आपको। रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास गई नहीं, उस डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट के पास भेजी फाइल, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजी फाइल अप्रूवल के लिए, 6 महीने साल भर वो फाइल वहीं पड़ी रही। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कोचिंग की फीस भर चुके हैं, कोचिंग वालों ने अनाउंस कर दिया है। ये बंद होना चाहिए। ये जरूरी हो लीगली, कानून के जरिए, कि जो भी ऐसी फाइल अप्रूवल के लिए जाएगी, एक टाइम्ड मैनर के अंदर, 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उसका निस्तारण होना चाहिए। मतलब उस वेबसाइट पे जो डिटेल शो हुई वैकेंट पोस्ट की, उनके अगेंस्ट जो जो रिक्रूटमेंट आने वाले 1 साल में है, उनकी सूचना आपने दिखा दी, प्लस इनकी अप्रूवल के लिए फाइल जाएगी गवर्नमेंट के पास, विद इन 7 डेज क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर अप्रूवल होनी चाहिए, या रिजेक्ट हो रहा है तो रिजेक्ट होनी चाहिए, फैसला तो हो। जैसे ही फैसला हुआ, अप्रूवल हुई, अगले 15 दिनों के अंदर वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पास डिमांड भेजेगा कि भाई हम इन पदों के ऊपर भर्ती करना चाहते हैं। नेक्स्ट 30 दिन के अंदर मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के मेथड्स क्लियर होने चाहिए। सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे होगा, इंटरव्यू होगा, फिजिकल होगा, जो भी मेथड्स है क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में जाके चेंज कर दिया। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि बाद में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट ऐड कर दिया, 2 चरणों में कर दिया एग्जाम। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो लॉ में डिफाइंड होना चाहिए कि ये 5 मेथड है, आप इन 5 में से कोई एक मेथड से रिक्रूटमेंट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी तरह का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया, मेरे कुछ ऐसे कारण हो गए, मैं उसकी तैयारी नहीं कर पाया, तो क्या मैं आने वाले 1 साल तक सारे एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा? बहुत गलत है ये चीज। हर कैंडिडेट को अधिकार है कि वो एग्जाम के अंदर अपीयर हो, अपनी तैयारी करे। तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जनरल एग्जाम्स के लिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो मेथड्स बताए हैं उन्हीं से रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ये लीगली अपने प्रोविजन होना चाहिए। सिलेबस, सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, कोर्ट के अंदर जाया जाता है सिलेबस के ऊपर, ये क्वेश्चंस के ऊपर कि ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, अंदर है। 6-6 महीने तक वैकेंसीज अटक जाती है, कई बार गवर्नमेंट निरस्त कर देती है, कोर्ट निरस्त कर देती है। तो सिलेबस क्यों ना डिटेल्ड हो, हर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक है क्लियरली स्पेसिफाइड हो। ये मैंडेटरी हो हर डिपार्टमेंट के लिए कि जो भी आप भर्ती कर रहे हो वो डिटेल के अंदर आपको सिलेबस प्रोवाइड करना है। अभी इंपॉर्टेंट प्रोविजन आगे आएंगे। जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिएगा आप। रिक्रूटमेंट एजेंसीज कौन सी हो गई, जैसे राजस्थान है तो आरपीएससी, हरियाणा है तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर एक एसएसबी होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो निचले लेवल की भर्तियां करवाता है। अब ये जितनी भी रिक्रूट, आईबीपीएस, एनटीए, ये जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे भर्तियां करवाती है, इनकी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जो भर्ती पूरी डिले होना, पेपर लीक होना, सब इनके पार्ट पे ही होता है। उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रावधान है, आप सुनिएगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट नोटिफाई करे कि ये एजेंसी से हम रिक्रूटमेंट करवाएंगे। हर रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी कैलेंडर जारी करती है, वर्तमान में एक कैलेंडर जारी करती है जिसमें वो बताती है कि आने वाले 1 साल में हम कौन कौन सी वैकेंसीज करेंगे। सिर्फ दिखाने के लिए कैलेंडर होता है, उसका एक्चुअल में बिल्कुल भी पालन नहीं होता। तो एग्जाम कैलेंडर लॉ के अंदर एक मैंडेटरी चीज होनी चाहिए, जिसके अंदर एग्जाम कैलेंडर में जो जो डिमांड उनके पास आ गई है डिपार्टमेंट की, उन सब वैकेंसियों के नाम, कौन सी तारीख के उनके नोटिस जारी होंगे, नोटिफिकेशन, कौन सी डेट को उनके एग्जाम होंगे, कौन सी डेट को उनके रिजल्ट जारी होंगे, ये कैलेंडर के अंदर सारी डेटें मेंशन की जाए, ताकि स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर सके कि भाई पहले ये एग्जाम आएगा, इसका एग्जाम की डेट ये है। क्यों नहीं हो सकती एग्जाम की डेट पहले दिन ही स्पेसिफाई? तो 1 अप्रैल के दिन हर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो क्या जारी करे, आने वाले 1 साल का कैलेंडर जिसमें सारी डेट्स स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। उसी भी ये खूब सारे प्रोविजंस है, ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा, आपको पढ़ना है, इसको और परफेक्ट आपको ही बनाना है। एप्लीकेशन फीस मैक्सिमम फिक्स होनी चाहिए 200 रुपीज। अरबों रुपए जो है गवर्नमेंट को इससे इनकम होती है, और एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म के 1000 रुपए भरने के लिए उसको पड़ोसी से उधार लेना पड़ता है, ये वाकई में ये चीज हो रही है। आपको लगेगा हो सकता है आप सक्षम हो, लेकिन 1000 रुपए 2000 रुपए हर एग्जाम के लिए भरना संभव नहीं होता है। तो एक फिक्स लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज्यादा आप एप्लीकेशन फीस किसी भी सूरत में नहीं ले सकते। और अगर नीचे हम टाइमलाइन पढ़ेंगे कि इतने इतने समय के अंदर एग्जाम होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, सारी एक्टिविटीज के लिए एक टाइमलाइन है। अगर उन टाइमलाइन से आप मिस करते हो तो ये लीगली बाइंडिंग होना चाहिए क्या, कि आप सारी फीस क्या करो, तुरंत रिफंड करो, अगर आप टाइम पे चीजें उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो। किसी भी सूरत में एप्लीकेशन फॉर्म की एक डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए जब तक कि वो स्टूडेंट्स के हित में ना हो। अदरवाइज आप एक्सटेंड कर देते हो एग्जाम के फॉर्म, कई बार बढ़ा देते हो, 6 6 महीने यूं ही निकल जाते हैं। तो मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए, वो भी जब सिर्फ स्टूडेंट्स के हित में हो। दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए कि किसी भी सूरत में आप री इनवाइट नहीं कर सकते। एग्जाम को पोस्टपोन बिल्कुल नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत के अंदर। एक बार जो डेट तय हो गई वो लॉ के अंदर होगा कि किसी भी सूरत में जो है डेट जो है वो पोस्टपोन नहीं की जा सकती। अगर करते हो तो रिक्रूटमेंट वहीं कैंसिल, नया नोटिस निकालिए। आगे देखिए, टाइम लिमिट्स, ये सारी टाइम लिमिट लॉ के अंदर होनी चाहिए क्या, कि जिस दिन आपके पास रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास, आरपीएससी के पास, एचपीएससी के पास, पीपीएससी के पास जिस दिन नोटिस आया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि हमें इस पद पे भर्ती करनी है, आप तुरंत क्या करोगे, 7 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पे दिखाओगे कि भाई हमारे पास ये डिमांड आई है और हम जो है इसका नोटिस जारी करने वाले। दिखा दी आपने सूचना, अगले 30 दिनों के अंदर विद इन 30 डेज आपको रिक्रूटमेंट नोटिस इश्यू करना, नोटिफिकेशन इश्यू करना मैंडेटरी है। फिर नेक्स्ट 30 दिन के अंदर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन इनवाइट करोगे, 30 दिन का समय दोगे कि आप फॉर्म भर सकते हैं बच्चे सारे। ओके, टाइम लिमिट फिक्स हो गई, 30 और 30 60 दिन के अंदर फॉर्म भरे गए। अगले 4 महीने के अंदर आपको एग्जाम करवाना कंडक्ट, विद इन नेक्स्ट 4 डेज, जिस दिन एप्लीकेशन लास्ट डेट खत्म हुई 4 महीने में आप क्या करवाइए, एग्जाम करवाइए। फिर अगर इंटरव्यू है तो जिस दिन एग्जाम हुआ उसके अगले 30 दिन के अंदर आप रिजल्ट जारी कीजिए और नेक्स्ट 30 डेज में आप क्या करवाइए, इंटरव्यू करवाइए। 30 डेज में रिजल्ट, 30 डेज में इंटरव्यू। जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन शाम को एग्जाम की सारी ओएमआर सीट ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हो जानी चाहिए, कैंडिडेट्स उसको एक्सेस कर देने चाहिए। वर्तमान में ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है कि ओएमआर सीट खाली छोड़ी जाती है, उसके बाद भरी जाती है। मैंने गुजरात का शायद देखा था, वहां पे ऐसा सिस्टम है, एग्जाम होते ही इवनिंग के अंदर जो है वो
OMR सीट सारी जो है वो पोर्टल पे आ जाती है। हो सकता है कुछ सेलेक्टेड एग्जाम के लिए हो, लेकिन मैंने देखा है ऐसा वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट, 45 दिन में अगले में इंटरव्यू खत्म होने चाहिए। मैं आपको एक केस बताता हूँ क्लासिक। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ 2020 के अंदर, रिक्रूटमेंट का नोटिस आया 2020, 21 के एंड में एग्जाम हुआ, 2022 के अंत में इंटरव्यू हुए, करीब 2.5 साल गुजर गए, कई ओवरेज हो गए। अब मान लो इंटरव्यू में कोई पास नहीं हुआ, तो वो क्या तैयारी करेगा आगे? उसके 2 से 3 साल तो खराब हो गए। ये नहीं होना चाहिए। एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर इंटरव्यू होना चाहिए। फिर जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुए, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप क्या जारी कर दीजिए? फाइनल रिजल्ट जारी कर दीजिए। ओके। नेक्स्ट 30 डेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगले 15 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर आना चाहिए। ये लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। और रिजर्व लिस्ट में से जो ज्वाइन नहीं करते, अगले 7 दिनों के अंदर आप रिजर्व लिस्ट में से जिन कैंडिडेट्स को उठाना है उठा लीजिए। अब अगर इस टाइम लिमिट को आप देखोगे, तो सारी चीजें टाइम बाउंड मैनर, हर एक्टिविटी के लिए टाइम फिक्स है। सोचिए कितना सुनहरा होगा वो दिन, जिस दिन हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे और हमारे मन में ये अश्योरेंस होगा कि ये जो सारे साल भर में एग्जाम है, सब एक निश्चित टाइम के अंदर, एक फिक्स समय सीमा के अंदर जो है उनको खत्म किया जाएगा। हर एक्टिविटी के लिए टाइम डिसाइडेड है, पूरी पारदर्शिता है, OMR सीट ऑनलाइन अवेलेबल है। टोटल जो प्रक्रिया है मैक्सिमम 12 महीने के अंदर खत्म होनी चाहिए। 12 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा कोई भी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया लंबी हो ही नहीं सकती। तो ये प्रोविजन भी होना चाहिए। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन सुनिएगा जो गड़बड़ियां होती है। एक तो आपने एग्जाम दिया, उसके बाद एक आंसर की आई, आपने मैच किया, आपके मान लो 70 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 100, 70 मार्क्स। फाइनल रिजल्ट आया, 60 नंबर ही रहे, कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए। हमें नहीं पता कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, किस ग्राउंड पे डिलीट हुए, हमारे हिसाब से तो ठीक थे। तो ये भी जारी होना चाहिए जिस दिन रिजल्ट आए कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से, सॉरी उस एजेंसी ने कौन कौन से क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया है, किस रीजन के साथ इस क्वेश्चन को डिलीट किया जा रहा है। ये भी जानकारी आपके सामने आनी चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट, जिस दिन रिजल्ट जारी किया जा रहा है, आप एक काम कीजिए, सारे कैंडिडेट्स के नाम, फादर्स नेम, कहाँ के रेजिडेंस है और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, जितने भी पास कैंडिडेट हैं उनकी एक PDF, उनके नाम, फादर नेम, रिजल्ट के साथ, नंबर के साथ पब्लिश कीजिए। इसमें क्या है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो है नहीं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें भी तो पता चले मेरे पड़ोसी ने सेलेक्ट हुआ, जब वो तैयारी नहीं कर रहा तो वो कैसे सेलेक्ट हो सकता है। एग्जाम का रिजल्ट एक फिक्स, अगर इंटरव्यू में बुला रहे हो 3 टाइम्स, फाइनल रिजल्ट है तो 2 टाइम्स। अभी वर्तमान में 6 गुना 8 गुना भी इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। होता कुछ नहीं है, अननेसेसरी कैंडिडेट्स परेशान होते हैं। नेक्स्ट, जितने भी एग्जामिनेशन के मटेरियल है OMR, उनकी सेफ्टी के लिए कोई रूल्स बनने चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कुछ जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए, कितने घंटे पहले कौन उनकी कस्टडी की देख रेख करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, वो पर्सनली लाइबल होने चाहिए। उसके ऊपर आगे डिटेल में और प्रावधान है, हम बात करते हैं। OMR सीट का मैंने बता दिया, पब्लिक होनी चाहिए। अब एक इंटरव्यू का पूरा मैं आपको खेल समझाता हूँ, इंटरव्यू में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू देने गए किसी भी जॉब के लिए, क्या होगा वहां पे? एक तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका मेंबर होता है, वो बैठता है, वो एज ए चेयरमैन बैठता है इंटरव्यू के अंदर। साथ में मान लो 2 एक्सपर्ट बैठे, एक्सपर्ट A, एक्सपर्ट B। एक्सपर्ट्स ने आपसे सवाल पूछे, आपने सब सही जवाब दिए। फाइनल मार्किंग किसको देनी है? जो उस पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है और जो उस इंटरव्यू पैनल का चेयरमैन होता है। आपने सब कुछ सही दिया, लेकिन मार्किंग मेरे हाथ में, मैंने मार्क्स मेरे हिसाब से दे दिए, आपको 20 में से 4 नंबर दिए। आप क्या कर सकते हो? आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात तो इंटरव्यू का वेटेज फिक्स होना चाहिए। दूसरी बात,
तीनों के अंदर इंटरव्यू के मार्क्स डिवाइडेड होने चाहिए कि 5 नंबर आप दोगे, 5 नंबर आप दोगे, 10 नंबर आप दोगे। और जब रिजल्ट आए तो ये डिटेल भी पब्लिश हो कि एक्सपर्ट ए ने आपको इंटरव्यू में इतने दिए, एक्सपर्ट बी ने इतने दिए और चेयरमैन ने इतने दिए, टोटल आपके 20 में से इतने मार्क्स हैं। ये पब्लिक होना चाहिए, इसमें क्या छुपाने लायक बात है। तो जो ये इंटरव्यू में गड़बड़ियां होती है, इंटरव्यू होता ही गड़बड़ करने के लिए है। आप अपने कोई मित्र से पूछिएगा जिसने कोई ऐसे पीएससी के अंदर इंटरव्यू दिया हो कभी, बिल्कुल ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, बिल्कुल ओपन बात है। दूसरी बात, इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैंडेटरी होना चाहिए कि जो भी इंटरव्यू हो रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। और जिस दिन रिजल्ट आए, फाइनल जो सक्सेस हो रहे हैं कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल डिक्लेयर किए गए, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी हो। लोगों को भी तो पता चले कि वाकई में वो टैलेंटेड लोग थे जो सेलेक्ट हुए। और अगर सब कुछ सही है, उनका इंटरव्यू फेयर हुआ है, तो वीडियो जारी करने में कोई दिक्कत भी तो नहीं है। उसको चैलेंज तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता, लेकिन पता होना चाहिए, पब्लिक के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो चेंज होगा इंटरव्यू के अंदर, जो गड़बड़ियां होती है। अगर आपने कोई इंटरव्यू वाला एग्जाम नहीं दिया है तो आपको इस बात का अभी ग्रेविटी पता नहीं है। जिसने दिया है आप उससे पूछिएगा कि इंटरव्यू में क्या होता है, किस तरीके से बाहर निकाला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो कोर्ट्स के अंदर केसेस जाते हैं इतने सारे, क्यों जा रहे हैं? कैंडिडेट को अपनी एलिजिबिलिटी पे डाउट है, कोई सवाल है, किसी से नहीं पूछ सकता। कैंडिडेट को रिजल्ट के ऊपर कोई शंका है, डाउट है, किसी से नहीं पूछ सकता, ना कोई जवाब देगा। तो बचा चारा उसके पास एक ही, सॉरी, क्या, वो कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट में जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, डिले होगी 6 महीने 1 साल, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। कोर्ट के अंदर लाखों केसेस पेंडिंग है। अकेले वो तो काम है नहीं उनके पास, और भी 50 तरह के केसेस आते हैं, 50 तरह के मैटर्स आते हैं, इससे इंपॉर्टेंट मैटर्स आते हैं। तो किसी भी तरह की ग्रीवियंसेस जो हो, उनको रिजॉल्व करने के लिए हर रिक्रूटमेंट एजेंसी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी, कोई कमेटी गठित करनी चाहिए, जिसका फुल फ्लेज काम ही क्या है, एप्लीकेंट्स की जो भी इश्यूज है, चाहे कोई एलिजिबिलिटी को लेके हो, चाहे कोई रिलैक्सेशन को लेके हो, चाहे कोई कट ऑफ को लेके हो, चाहे कोई मार्किंग को लेके हो, चाहे रिजल्ट को लेके हो, वो अपनी ग्रीवियंस वहां जमा करवाए और एक टाइम बाउंड 30 दिन के अंदर उसका निस्तारण होना चाहिए। और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो ग्रीवेंस से, तो एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई जाए। एक क्या बनाई जाए, अपीलेट अथॉरिटी बनाई जाए। उस अपीलेट अथॉरिटी के पास क्या कर सके, वो कैंडिडेट अपील कर सके। भाई, जब आप इनकम टैक्स के लिए, जीएसटी के लिए, हर कानून के अंदर, कंपटीशन एक्ट के लिए एक सेपरेट संस्था बना सकते हो। यहाँ 5 करोड़ लोग इन्वॉल्व है, जितने टैक्स पेयर नहीं है उससे ज्यादा, लाखों उनकी समस्याएं हैं। परेशान होके कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है कैंडिडेट्स के रिक्रूटमेंट से संबंधित, वो सारे केस खत्म हो जाएंगे, आपको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। जो रिक्रूटमेंट एजेंसी में ग्रीवियंस रिजोल्यूशन की कमेटी जो थी, उसने जो डिसीजन दिया, आपको उससे ऑब्जेक्शन है, आप एक सेपरेट, हर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र में क्या हो, एक सेपरेट ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी हो, जहां आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अगले 30 दिनों के अंदर उस डिसीजन के खिलाफ। और वो जो डिसीजन देगी वो मान्य होगा। उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो जाइए हाई कोर्ट में। पर नॉर्मली कोई नहीं जाता, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अगर उसको एग्जामिन कर लेती है, तो वो एज गुड एज कोर्ट होता है, उसके अंदर भी जजेस बैठते हैं। अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के प्रावधान आप दूसरे कानूनों में देख सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, तो इसका भी प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट, जो पेपर लीक की समस्या है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम की, आज के इस कलयुग के दौर की सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है। स्टूडेंट कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस परिस्थितियों से आते हैं, कैसे कैसे तैयारी करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब कितनी मायने रखती है। शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, पैसे कमाने जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तलाश के अंदर वो साल दर साल एडियां रगड़ते रहते हैं। ये वस्तु स्थिति है। और क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। जो मेहनत करने वाले घोड़े हैं और जो गधे हैं,
दोनों बराबर खड़े हैं रेस के अंदर और जीत रहे हैं गधे। और ऐसा भी नहीं कि जो हमारे आसपास नौकरी लग गए तो वो खुद को कहीं कम नहीं आंकते, अब वो भी घोड़ों के बराबर है। दुख इस बात का नहीं है कि गधे जीत रहे हैं, जो घोड़े हार रहे हैं ना, अगर उन्होंने उल्टे काम करने शुरू कर दिए तो सोचिए क्या होगा। अगर पढ़े लिखे लोग जो है इस तरह के काम करने लगे, क्या करेंगे फ्रस्ट्रेट होके, जब सीटें सारी ये लोग ले जाएंगे। तो इसका एक ही तरीका है, एक स्ट्रांग कानून हो। क्या? सबसे पहले तो हर गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, एक सेपरेट ऐसा वर्किंग ग्रुप बनाए, एक कमेटी बनाए जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल्स हो, इंडिपेंडेंट बॉडी हो, जो दुनिया भर की सारे स्टेट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जामिनेशन से संबंधित स्टडी करे और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो वहाँ पे जो हमारे पेपर होते थे वो बैंक्स के अंदर स्टोर किए जाते थे, कैश चेस्ट जो होता है, लॉकर्स जो होते हैं वहाँ पे। अब कोई चोरी चोरी पेपर लेने आएगा तो वहाँ कैश भी रखा हुआ है, कैश ले जाएगा पेपर की बजाय। फिर बैंक ऑफिशियल्स की पर्सनल जिम्मेदारी है। तो कोई पेपर लीक का केस मैंने तो आज तक नहीं देखा वहां पे। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि इस तरीके से आप जो है ऑपरेट करोगे, पेपर यहाँ प्रिंट होंगे, फिर उनकी सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाए तो वहाँ एक बड़ा ऑफिशियल या एक कमेटी जो है वो रात को वहीं रहे, सुबह को ट्रांसपोर्टेशन के समय भी वहाँ का जो एसडीएम या कोई बड़ी अथॉरिटी, जिम्मेदार व्यक्ति उनको ट्रांसपोर्ट करे। इस तरह के प्रावधान एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। फिर इस एसओपी के बाद हर रिक्रूटमेंट एजेंसी, जितनी भी ये संस्थाएं जो भर्तियां करवाती है, वो सालाना एक रिपोर्ट सबमिट करे उस कमेटी के समक्ष कि इस साल में हमने ये 50 एग्जाम करवाए, इनके अंदर ये इश्यूज आए, इसमें ये पेपर लीक की शिकायतें आई। जो भी शिकायत आई एक कंप्लीट रिपोर्ट, जो भी इश्यूज रिपोर्ट हुए वो किसको सबमिट करे, उस कमेटी के समक्ष वापस रखे, कमेटी उनको एग्जामिन करे और उसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट हो वो करे। वर्तमान में क्या हो रहा है, चोरी हो गई, पेपर लीक हो गया, अब चोरों के पीछे भाग रहे हैं, 2 पकड़ लिए, 4 पकड़ लिए, जिसने 50 पकड़ लिए वो तो बिल्कुल शाबाशी ले रहा है कि हमने 50 पकड़ लिए। अरे ये तो फिर कर देंगे। चोर मैटर नहीं करता, चोरी करने का तरीका मैटर करता है, तरीका सबको पता है। तो उस तरीके को बंद कीजिए ना, आप ऐसा प्रोसीजर अपनाइए कि एक तो आपका तरीका जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो स्टैंडर्ड तरीके से काम करे, जहां गलती के चांसेस कम हो। फिर साल दर साल उसको रिव्यू किया जाए कि अच्छा इस साल फिर भी ये गड़बड़ हो गई तो अगले साल इसको और इम्प्रूव करेंगे। तो हर रिक्रूटमेंट एजेंसी वो रिपोर्ट दे और वो कमेटी जो है उसके आधार पे फिर सजेशन इम्प्रूव करे, उस स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग, उस ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को वापस से अपडेट करे, नए नए सुधार करे। और ये कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप फोटो खींचने वाले पेपर लीक को बंद करोगे, कोई ऐप बना लेगा। अभी तो फिजिकली पेपर पकड़े जा रहे हैं, कल को आईपैड के अंदर आ जाएगा, फिर क्या करोगे। तो आपको कंटिन्यूअसली अपडेट होना चाहिए। यहाँ तो अभी तो बात ही नहीं है, यहाँ तक पहुंचने की तो सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी पेपर के इसका लीक का केस हो, एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर 30 दिन 45 दिन के अंदर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी जो उसकी जांच करे। और अगर पेपर लीक पाया जाता है तो ऐसा नहीं 6 महीने बाद पता चला, आज एग्जाम देख के अच्छा हो गया मेरा एग्जाम, बैठ गया मैं घर पे, पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी, 6 महीने बाद पता चला सरकार ने फैसला लिया है कि पेपर भर्ती रद्द की जाए। टाइम बाउंड मैनर के अंदर 30 दिन 45 दिन के अंदर आप रिपोर्ट दीजिए और डिसीजन लीजिए कि पेपर लीक है या नहीं। पेपर लीक है, इमीडिएटली सबकी फीस रिफंड कीजिए और नेक्स्ट 7 डेज के अंदर वापस नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कीजिए, जो ऊपर टाइमलाइन दी गई है उसके हिसाब से। ठीक है। और कोई हेल्पलाइन या पोर्टल होना चाहिए जहां स्टूडेंट या लोग बाग खुद रिपोर्ट कर सके। आज अगर मुझे पता चल गया मेरा पड़ोसी पेपर लीक कर रहा है, रात को पढ़ रहा है, तो मैं किसको बताऊंगा, उल्टा पुलिस मुझे ले जाएगी। तो ऐसी कोई सुविधा भी होनी चाहिए जहां से आप रिपोर्ट कर सको, उल्टा मेरी जो गोपनीयता है, मेरी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाए, मुझे कुछ प्राइज दिया जाए।
लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों में डर बढ़ेगा, जो पेपर लीक करने वाले हैं उनके अंदर, कि पड़ोसी भी शिकायत कर सकता है, कोई भी शिकायत कर सकता है। वर्तमान में अगर मुझे पता है कि ये 10 लोग पेपर लाके पढ़ के पास हुए हैं, एग्जाम में नौकरी लग गए, मैं किसको बताऊंगा, कहाँ कहाँ साबित करता फिरूंगा, कोई तरीका ही नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो पेपर एग्जाम सेंटर्स है उनकी पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। कल को अगर कोई शिकायत आती है कि यहाँ पे इस आदमी की जगह बी बैठा था, बी की जगह सी बैठा था, आप प्रूव कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट और प्रावधान आगे लिखा हुआ है, फिंगरप्रिंट स्कैनर एग्जाम के अंदर जाते वक्त, आते वक्त और फाइनल ज्वाइनिंग के वक्त, मैं ही हूं जो एग्जाम दे रहा है, मैं ही हूं जो ज्वाइनिंग करने जा रहा है। 3 टाइम फिंगरप्रिंट होने जरूरी है। एग्जाम का प्रोसेस कैंसिल हो जाना चाहिए अगर जो टाइम लिमिट है उनके अंदर 30 दिन से ज्यादा का डिले हो रहा है, कि मान लो 30 दिन निर्धारित थे रिजल्ट जारी करने के लिए, 60 दिन हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उस भर्ती को तुरंत कैंसिल होना चाहिए। एग्जाम होना चाहिए था 4 महीने में, 1 साल हो गया, वो भर्ती 30 दिन से ज्यादा का डिले होते ही क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल हो जानी चाहिए। या कोई भी एक टाइम लिमिट, एक स्पेसिफाइड समय सीमा, कि अगर इतने समय में भी नहीं हुआ, जो निर्धारित समय उससे इतने दिन की देरी हो गई, तो उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अब कुछ लोग नए जागेंगे कि अब हम भी एलिजिबल है, हमारी भी ग्रेजुएशन हो गई, वो कोर्ट में जाएंगे कि हमें भी शामिल करो इसके अंदर, क्योंकि एग्जाम बहुत डिले हो गया। तो ऐसा करना ही क्यों, कोर्ट के अंदर क्यों जाना, क्यों भर्ती को लटकाना, आप दोबारा से कर दीजिए, डिले हो गया तो। प्लस पेनल्टीज होनी चाहिए हर चीज के अंदर, टाइमलाइन को एक्सीड किया, फीसेस क्या होनी चाहिए, रिफंड होनी चाहिए। यहाँ कोई चेंज हो रहा है एग्जाम के दौरान, बीच में एग्जाम के प्रोसेस में, सिलेबस में, किसी भी चीज के अंदर, तो भी एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और इन कारणों के अलावा, कुछ कारण जो निर्धारित है उनके अलावा, किसी भी सूरत में भर्ती को बीच में सरकार कैंसिल नहीं कर सकती, ये भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम सेंटर आप नजदीक में दीजिए, 100 किलोमीटर के अंदर। लोग 500-500 किलोमीटर सर्दी गर्मी बरसात के अंदर ना रुकने का, हर कोई होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टेशनों पे बैठे रहते हैं, और हजारों नहीं लाखों कैंडिडेट्स हर 2 महीने बाद यही देखने को, नज़ारे देखने को मिलते हैं। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्या गाँव के अंदर स्कूल नहीं है? क्या वहाँ सरकारी शिक्षक नहीं है? क्या वहाँ एग्जाम करवाने की व्यवस्था नहीं है? सब है, सिर्फ विल पावर की जरूरत है और एक स्ट्रॉन्ग लॉ की जरूरत है। एग्जाम के अंदर एंट्री जो है 1 घंटे पहले बंद हो जानी चाहिए। 90% केसेस में जो पेपर लीक होते हैं वो कब होते हैं, एग्जाम से 1 घंटे पहले। 9 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है, 8 बजे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, कुछ पुलिस वाले या कोई लोकल वहां के जो लेके जाएंगे, तो बीच में कोई फोटो खींच के उसको भेज देगा, लीक हो जाएगा। 1 घंटे पहले आप एंट्री बंद कर दीजिए, 8 बजे एंट्री बंद। अब 8:15 बजे किसी ने लीक कर भी दिया, फोटो खींच भी लिया, क्या करेगा? कैंडिडेट्स को तो अंदर जाना था, वो 8 बजे क्लोज हो चुकी है एंट्री। तो ये कंपलसरी होना चाहिए। तो इस तरह के, फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, मैंने आरपीएससी लिखा है, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके जो मेंबर्स हैं उनकी योग्यताएं फिक्स होनी चाहिए। मैं जानता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है, लेकिन चेंज हो सकते हैं। उनकी योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कि कौन लोग यहाँ नियुक्त होंगे एज ए मेंबर, एज ए चेयरमैन, एक कमेटी होनी चाहिए जिसके अंदर स्टेट है तो स्टेट की जितनी भी पार्टीज है उनके लीडर, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, हाई कोर्ट के जज, ये 5-6 लोग मिलके एक कमेटी नाम रिकमेंड करे राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, कि इन लोगों को नियुक्त किया जा सकता है एज ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर उनमें से जो है एक को सेलेक्ट करके लगाया जाए योग्यता के आधार पे। वर्तमान में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, आदमी की कोई योग्यता नहीं है, कोई एजुकेशन में योगदान नहीं है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है, और उसको क्या बनाया जाता है, मेंबर बनाया जाता है। फिर वो क्या करेगा, अपने कार्यकाल के अंदर वसूली करेगा सिर्फ अपनी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कमेटी हो जिसमें खास करके सारी स्टेट पार्टीज, स्टेट है तो स्टेट की पार्टीज, लीडर ऑफ अपोजिशन, हाई कोर्ट का जज इंडिपेंडेंटली नाम रिकमेंड करे, सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। फिर
अगर उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है कि यहाँ इंटरव्यू में गड़बड़ करने का प्रयास किया पेपर लीक में, तो जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती इंडिपेंडेंटली, तब तक उसको तुरंत प्रभाव से उस पद से फ्री कर देना चाहिए। बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पोस्ट खाली रहती है 6-6 महीने, साल-साल भर, काम नहीं होता। जैसे ही कोई पोस्ट वेकेंट हुई, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज होना चाहिए, ये भी प्रावधान होना चाहिए कि 30 दिन से अधिक पद खाली नहीं रहे, ना चेयरमैन का ना मेंबर का। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ प्रावधान जो है वो होने चाहिए। अब बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, हो सकता है मेरी बातें आप समझ पाए, मैं उसको एक्सप्लेन कर पाया, मेरी भावना बस इतनी सी है। हम सबको ये मानना पड़ेगा कि 75 साल बाद आज के समय में जरूरत है इन सुधारों की। एक स्ट्रांग कानून हो, जो इतने ज्यादा लोग, जब 5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उन चीजों को बेटर करने के लिए, ये कोई हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बेटर करने के लिए एक कानून होना चाहिए, जिससे ये पूरी प्रक्रियाएं जो है वो एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर एक सिस्टम से जो है वो चले। करोड़ों लोगों का भविष्य जो है वो इसके ऊपर निर्भर है। दूसरी बात, ये जो पूरे रिफॉर्म्स है, इनको अगर वाकई में होते हुए देखना चाहते हैं, कोई नेता नहीं करेगा, ये स्टूडेंट्स को और टीचर्स को करना होगा। मैंने अपना जो प्रपोजल था वो आपके समक्ष रखा है, अब ये आपके हवाले है। आपसे मैं 3 निवेदन करूंगा। पहली बात, इसको अपने साथियों के साथ उन्हें बताइएगा, उन्हें अवेयर कीजिएगा इसके बारे में, और जो भी आपके टीचर्स है उनके साथ शेयर कीजिएगा, उनके सामने ये बात रखिएगा कि आप इस मुद्दे के ऊपर बोलिए, और ये जो ड्राफ्ट पीडीएफ है ये मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसको और इम्प्रूव कीजिए, एक स्ट्रांग लॉ के रूप में इसको बनाइए। बहुत सारी चीजें इसमें अभी और ऐड करनी, बहुत सारी और कमियां हैं। तो ये बात आप अपने साथियों तक, अपने जो टीचर्स है, बड़े बड़े जितने भी अध्यापक हैं, उन सब तक ये बात पहुंचाओगे, तब हमारी जो वॉइस है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और जिस दिन ये हो गया ना, वो ऐतिहासिक होगा, वो दिन ऐतिहासिक होगा। तो जितने भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट है, आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है, हो सकता है ये चीज कोई नहीं देखे, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद कोई ये कहेगा कि जब ये होगा, होना तो है ही, क्योंकि अब अति हो चुकी है। अब जो सिस्टम जितना खराब होना चाहिए वो एक्सट्रीम पे हम देख रहे हैं। हर चीज के लिए लॉ है, बसें, ट्रेन, हवाई जहाज, क्रिकेट के मैच सब टाइम पे होते हैं। सिर्फ ये गवर्नमेंट के एग्जाम्स है जो अभी तक टाइम पे नहीं होते। यहाँ पे अभी भी पेपर लीक होता है, मैच फिक्सिंग होती है तो उसकी सीबीआई जांच हो जाती है, तुरंत जो है सस्पेंड किए जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता। क्रिकेट मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि यहाँ 5 करोड़ लोगों का भविष्य। तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरी बात, हमें अपनी यूनिटी, अपनी वॉइस को अगर स्ट्रांग रखना है, 5 करोड़ में से अगर आधे भी आ गए साथ में, बहुत बड़ी सेना होगी अपनी। कहीं कोई धरना देने नहीं बैठना है, आप सब पढ़ने वाले हैं। बस इतना कर सकते हैं कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा। तो मैं एक तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये हैशटैग जो है इसे यूज करें। स्टूडेंट्स आस्क फॉर रिफॉर्म्स, स्टूडेंट आस्क रिफॉर्म। ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जितने भी आपके अध्यापक हो, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स के माध्यम से, हम सब की आवाज जो है वो यूनिफाइड होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं नीचे एक टेलीग्राम का और एक ट्विटर का इसी नाम से आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने क्रिएट किया, मैं ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट हूँ नहीं। ये भी मैं आप में से कोई अगर इस चीज़ में हैंडल करने में एक्सपर्ट हो तो मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ आप लोगों को। बस ये प्लेटफॉर्म का माध्यम, पर्पस ये है कि आप सब जो है, हम सब जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए
वहाँ से हम जो भी आगे डिसीजन लें कि भई अगर हमारी जो डिमांड है किसी के समक्ष रखनी है, तो जब हम यूनाइटेड होंगे तभी तो अपनी बात रख पाएँगे। तब अलग-अलग दिशा में अगर बात करेंगे तो वो बात जो है बिखरी हुई रहेगी। ये पहला अपने आप में यूनिक जो है वो पूरा रिफॉर्म होगा इस आंदोलन के आधार पे, जो पूरा डिजिटली हम मूव करेंगे, शुरुआत जो है। भविष्य देखेंगे जो होगा। लेकिन आप जो है स्टूडेंट आस्क रिफॉर्म इसी नाम से आपको ट्विटर पे है उसे फॉलो करें, और टेलीग्राम के ऊपर भी ज़रूर जुड़े। और ये हैशटैग आप अपने टीचर्स के जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि सारे जो टीचर्स हैं वो इस मुद्दे के ऊपर बात रखें। और पीडीएफ जो है वो मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर अपना सबसे कीमती अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे और एक परफेक्ट लॉ के रूप में उसे बनाए, ताकि हम जो है अपनी डिमांड जो है वो फिर आगे रख पाए। एक रेडीमेड लॉ के रूप में हम जो है वो मांग अपनी रखेंगे। सरकार को बिल्कुल भी कष्ट नहीं उठाना, सीधा उस पे संसद में विधानसभा में ठप्पा लगाना है। इतना परफेक्ट हम बना के देंगे। तो बस ये इतनी सी मेरी आपसे आशा है। हो सकता है ये चीज़ ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़े, बट मैंने मेरा अपना फ़र्ज़ निभाया। मुझे जो विचार आए, जो मेरे साथियों ने जो मुझे विचार दिए, जो मेरे स्टूडेंट्स ने जो मेरे साथ बातें की, जो मुझे पॉज़िटिव फ़ीडबैक दिया, उसके आधार पे मैं ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। अब जो है आपके भरोसे है कि आप इन चीज़ों को कितना फ़ॉलो करते हैं। फिर से बस ज़्यादा कुछ नहीं, 2 चीज़ें, ट्विटर और टेलीग्राम पे आप इस मूवमेंट को ज़रूर जुड़िएगा, और ये यूज़ करते हुए अपने टीचर्स के साथ, जो भी स्टूडेंट्स के लीडर हैं, जो भी साथी स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये बात पहुँचाइएगा कि इस चीज़ को आप देखिए, इसमें अपना योगदान दीजिए। मुझे इसका कुछ भी क्रेडिट नहीं चाहिए, ये इवन में जो है आप में से कोई अगर बहादुर हो, तो इसको जो है सँभालिए, आप हैंडल कीजिए। मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अपेक्षा करता हूँ मेरी बात जो है वो आप तक मैं पहुँचाने में सफल रहा हूँगा। नहीं भी रहा कोई बात नहीं, मैंने अपना प्रयास किया, आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।